नमस्कार, आपका पॉलिटिकल दाव पेच में स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद मौजूद हैं नवाब मलिक जी, जो कि एनसीपी से हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी से। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि वो महाराष्ट्र में बतौर मिनिस्टर के तौर पे कार्यभार संभाले हुए हैं और जो है वो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। हाल ही में जो विंटर सेशन है, जो विंटर सेशन को रद्द कर दिया गया है कोविड का एक उदाहरण देकर के, और साथ ही आप जानते हैं फार्मर्स को लेकर के, फार्मर्स के बिल को लेकर के भी एग्रेशन चल रहा है। ऐसे में विंटर के सेशन को रद्द करना कहां तक सही है, आइए आपको हम ले चलते हैं चर्चा में नवाब मलिक जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पॉलिटिकल दाव पेच में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। सर, आप जैसे कि खुद भी एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है और अपना कार्यभार संभाले हुए हैं, तो आप कैसे इस चीज को देखते हैं? और हाल ही में आपने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि ये जो कोविड का सेशन है इसको इसमें इस विंटर सेशन को चलाने की ज्यादा जरूरत थी, ना रद्द करने की, क्योंकि चर्चाएं बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो फार्म बिल को लेकर के और इन कोविड के दौरान चर्चा को लेकर के, जो कि देश के हित में है। तो ऐसे में क्या कहना है सर आपका? देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकारें कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती हैं और सार्वभौमता इस सभागृह की होती है, पार्लियामेंट की होती है, और पार्लियामेंट में ही फैसले लिए जाते हैं या उस पर मोहर लगाने का काम किए जाते हैं। और साथ ही साथ सरकार जो है वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा में हो, उसकी जवाबदेही तय होती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे देश में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, खास करके दिल्ली में पिछले 20 दिन से किसान आंदोलन से जुटे हुए हैं। कोविड को लेके, वैक्सीनेशन को लेके सवाल खड़े हुए हैं कि मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा, टीकाकरण के पैसे लेंगे, कैसे होगा, सारे सवाल हैं। विपक्ष ने मांग की कि 2 दिन का विशेष सदन बुला के इन विषय पर चर्चा की जाए। अपेक्षा थी कि विंटर का सेशन होता और विंटर के सेशन में कम से कम किसानों के मुद्दे पे चर्चा होती, कोविड को लेके चर्चा होती, लेकिन सरकार ने विंटर सेशन को पूरी तरह से नकार दिया है। अब सीधे देश में बजट का सेशन होगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से विंटर सेशन, ठीक है, आप उसका दायरा कम कर देते, समय कम कर देते, 2 दिन का या 3 दिन का बुला लेते, लेकिन पूरी तरह से सदन ना बुलाना हमें लगता है कि लोकतंत्र में ठीक नहीं। ऐसे एक माना जाता है कि कम से कम 100 दिन तक सदन चलना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो, विधानसभाएं हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी समय सीमा कम की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार को कोई परेशानी खड़ा ना हो, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन की सीमाएं कम हो रही है समय की। अब तो एक सेशन ही रद्द किया जा रहा है, हमें लगता है ये उचित नहीं है। तो सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जैसे आप जानते हैं कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग है, और हाँ, पुराने दिनों में भी देखा गया है, पास्ट में भी प्रधानमंत्री जिन्हें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चीफ मिनिस्टर से स्टेट्स पे बात की, तो क्या उस टेक्नोलॉजी को यूज करके सदन नहीं चालू किए जा सकते थे? क्या कहना है सर उस पर आपका? देखिए, इस तरह का कोई प्रावधान पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में नहीं है कि ऑनलाइन पार्लियामेंट चले। अगर कोई बिल बना के इस तरह की परिस्थिति बनाई जाती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी को लेके कोई नाकारा नहीं जा सकता कि इस तरह से ऑनलाइन पार्लियामेंट नहीं चल सकती, लेकिन उस तरह के कोई भी नियम में प्रावधान नहीं है, ये समझना पड़ेगा। और पार्लियामेंट का सेशन पिछला हुआ जिसमें बैठने का आसन अलग अलग जगह पे लोगों को करके, कोविड जब अपने चरम सीमा पे था, पीक पे था, तब भी पार्लियामेंट दिल्ली में हुआ है। तो हमें लगता है इस समय पार्लियामेंट बुलाने की आवश्यकता थी। विंटर सेशन नहीं बुलाया, किसानों से मुद्दे से, वैक्सीन को लेकर जो सवाल है और भी ज्वलन सवाल जो देश में है, उससे सरकार भाग रही है, ये निश्चित है। तो सर, ये जो फार्मर्स का एजिटेशन है, ये तो एकदम देखा जा रहा है, और खास करके दिल्ली में तो एकदम बॉर्डर्स भी सील किए गए हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं से वो प्रोटेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं। तो सर, ऐसे में क्या लगता है कि इस सदन को ना चलने देने की वजह से ये दबाया जा रहा है इसको, और किस तरीके से आगे, क्या इस बिल का कोई समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखिए, ऐसा है क्या, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, कहा है कि इसमें से रास्ता निकलना चाहिए, कोई कमेटी गठन करने की बात कही है कि देश का राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। इस तरह से शंका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी व्यक्त की है। निश्चित रूप से किसानों का आंदोलन है, जो कानून 3 बनाए गए किसानों को लेके,
वो तीनों कानून वापस लिए जाए, किसान ये कह रहा है। अगर कोई सुधार करना था तो मॉडल एक्ट बना देते। जो एग्रीकल्चर ये विषय है, ये विषय जो है वो कंकरेंस का विषय है। मॉडल एक्ट बनता, राज्यों को अधिकार दे देते कि आपको जिस तरह से जो का तू लागू करना है करिए, अमेंडमेंट के अधिकार देते थे। तो हमें लगता है इस तरह के हालात नहीं बनते। 3 बिल में, एक बिल में तो राज्यों को अधिकार दिया है, लेकिन बाकी 2 बिल में क्यों नहीं दिया गया? कहीं ना कहीं इस बिल के जरिए एक खतरा देश में है कि किसानों की जो उपज है उस पे चंद मुट्ठी भर लोगों के अधिकार बन जाएंगे। धीरे धीरे किसान से जो सरकारी खरीदी है वो बंद हो जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म होने का डर लग रहा है। एफसीआई का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा और धीरे धीरे सरकार जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है राशनिंग को लेके, जिसे पीडीएस सिस्टम हम कहते हैं, उसे भी कल बंद कर देगी। कहेगी हम डायरेक्ट आपके खाते में डीबीटी कर देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो पूरे अनाज पे, कानून में ये भी कहा गया है कि जो मर्यादा होती है स्टोरेज करने की या स्टॉक करने की, उससे मर्यादा पूरी तरह से हटा दी गई। कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति पूरे देश का गेहूं जमा कर ले, चावल जमा कर ले, धान जमा कर ले या और कोई उपज जमा कर ले, जब जमाखोरी को पूरा अधिकार दिया गया और बेचने का अधिकार दिया गया, तो हमें लगता है कि सिर्फ किसान नहीं, आने वाले दिनों में आम आदमी और गरीब आदमी भी इस कानून से परेशान होगा। ये आम लोगों को समझना पड़ेगा। और सर एक और मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जैसे आपने भी अपने इंटरव्यूज में जिक्र किया, गुजरात में मॉडल से इस विंटर सेशन को कैसे कनेक्ट किया गया, और आपने एक प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक चीज यूज की थी कि विधानसभा उस टाइम पे भी इस तरीके से नहीं की जाती थी या कुछ इस तरीके से किया जाता। सर इसका क्या क्लैरिफिकेशन है? जी, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी जी। आप मोदी जी के कार्यकाल में विधानसभा के वहां की बैठकों का अगर साल भर का निकालेंगे तो धीरे धीरे कम से कम बैठकें बुलाई गई। विधानसभा एक सप्ताह से ज्यादा चली नहीं। 100 दिन की जहां बात थी, वहां 30 दिन भी विधानसभा या 25 दिन या 20 दिन भी गुजरात की विधानसभा नहीं चलती रही। इसका मतलब है सदन को बाईपास किया गया। सरकार की जवाबदेही जो चुनी हुई विधायिका होती है, विधिमंडल होता है, उसके तहत होती है। गुजरात में एक तरह से उन्होंने एक सिस्टम ही बना दिया था कि विधानसभा को बाईपास कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ बजट को मंजूरी लेने के लिए या कोई कानून बनाना है उसे पास कराने के लिए ही हम विधानसभा को बुलाएंगे। विपक्ष के सवाल के अधिकार को खत्म करने का उन्होंने पूरा मॉडल बनाया था। ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा नहीं होने देते थे। हमें लगता है वही गुजरात मॉडल पार्लियामेंट के भीतर भी मोदी जी ला रहे हैं। जब उन्हें लगेगा कि हमें बिल पास कराना है तो सदन बुलाया जाएगा, जब उन्हें लगेगा कि बजट पारित करना है तो सदन बुलाया जाएगा। लेकिन आम, गरीब, किसान, मजदूर और ज्वलंत समस्याओं पे चर्चा हो, पार्लियामेंट के मेंबर सवाल पूछे, सरकार की जवाबदेही तय हो। ये जो गुजरात में चीजें जिस तरह से मोदी जी के कार्यकाल में चली, वही गुजरात मॉडल पार्लियामेंट में भी वो लागू कर रहे हैं, ये दिखने लगा है। तो सर जैसे कि आप कहते हैं कि ऐसी अटकलें हैं कि वो सेशन में दिखने लगा है, और साथ ही साथ ये कोविड का एक तरीके से इतना ज्यादा कहते हैं काले बादल छाए हुए, तो उसकी एक तरीके से छत्र छाया में ये सब किया जा रहा है। तो सर ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जो आने वाले जो टाइम में क्या फ्यूचर क्या है? हम अगर हम सेंटर की गवर्नमेंट का बात करें, क्या फ्यूचर क्या है? हम आगे भी ये कार्यकाल मल्टीप्लाई होता देखेंगे या जनता से कुछ और देखने की उम्मीद है? क्या है सर आपका कहना? देखिए, 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती है, बहुमत बीजेपी के पास है, मोदी जी के पास सदन में बहुमत है। उन्हें जो कार्यकाल है वो पूरा करने का अधिकार है। उसको लेके कोई टिप्पणी करना, जब जनता ने सरकार चुन के दी है तो अपने अधिकारों के तहत चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही है, चाहे किसानों को लेके है, चाहे कोविड को लेके चीजें हुई, या जिस तरह से पूरे देश में हम देख रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था बन रही है। आज आप देखिए कि पूरा टेलीकॉम सिस्टम जो हमारा है वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है। सरकारी कंपनी सारे साधन संपत्ति के बावजूद पूरी तरह से नदारद हो गई। आज नहीं कल ये सारी संपत्ति किसी पूंजीपति को सौंपी जाएगी। तेल कंपनियां, बीपीसीएल का निजीकरण होने जा रहा है। तो धीरे धीरे जो संपत्ति देश की है वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में देने का जो कार्यक्रम है, या जो पूरा व्यवस्था इस देश की है, राशनिंग की व्यवस्था भी जिस तरह से कानून बनाए गए, तो चंद मुट्ठी भर पूंजीपति इस देश के मालिक बन जाएंगे। इस दिशा में ये काम चल रहा है।
हमें लगता है इसका कहीं ना कहीं संज्ञान जनता ले रही है। कहीं ना कहीं जनता को भी एहसास हो रहा है कि हमने जो वादे थे, वादे पे हमने वोट दिया, भावनाओं में हम बह गए, लेकिन जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। कहीं ना कहीं देश की संपत्ति जो 70 साल में खड़ी हुई थी, वो चंद सालों में चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जा रही है। हमें लगता है देश की जनता होशियार है और देश के अंदर परिवर्तन होता है। कोई सरकारें परमानेंट नहीं होती। जब सरकारों को लेकर सर 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 समाधान सर, जनता सर के मेरा बीच में नहीं होता, सर मेरा चीजें एक समझ में आने लगती है, तो परिवर्तन हो जाता है। सर मेरा एक सवाल आता है, जैसे आपने बहुत ही एक बात बोली कि 70 सालों में डेवलपमेंट हुई, ऑफ कोर्स पीछे से चलती हुई आ रही है, बट सर जब हम एक दूसरा पहलू देखते हैं, जब हम और सवाल पूछते हैं, जब हम दूसरी जगह जाके सवाल पूछते हैं, वो बोलते हैं कि वो डेवलपमेंट किसी काम की नहीं थी, उसमें उसमें जो है रिश्वतखोरी थी, उसमें ये सब था। तो सर इस पे क्या कहना है, मतलब कैसे इस तरीके को, इस स्टेटमेंट्स को आप एक तरीके से इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि आप हमने भी और चर्चा की, जो है ऑपोजिशन में भी चर्चा की, तो सर इस तरीके से आता है तो इसका सर क्या निचोड़ निकलता है? ऑब्वियसली जनता भी देखती है कि हमें एक दिन में कुछ नहीं मिला, बहुत सालों में डेवलप होकर के हिंदुस्तान बना है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सर कैसे आप इस क्वेश्चन को कैसे काउंटर करते हैं सर, जब ये वाली बात बोली जाती है? देखिए, 64 साल तो बीजेपी की हुकूमत नहीं थी या जी मोदी जी की नहीं थी। जी क्या देश जो आत्मनिर्भर बना, जी चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति हो, चाहे खेती के क्षेत्र में क्रांति हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, दुनिया में पहचान बनाने की बात हो, जी ये मोदी जी के आने के बाद हुआ, ऐसे नहीं। देश में जो संपत्ति खड़ी की गई थी, जो पूरा टेलीकॉम सेक्टर हमारा था जो सरकारी, उसे ध्वस्त कर दिया गया। आज एक भी स्टाफ नहीं है किसी का, एमटीएनएल का, बीएसएनएल का टेलीफोन होगा, बंद पड़ जाए तो अटेंड करने के लिए लोग नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं क्यों बनाई जा रही है? कॉम्पिटिटिव अगर कोई सिस्टम है, सरकारी तेल कंपनियां निजी हाथों में बेचने की क्या जरूरत है? जब कोई एक कंपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना रहा है, तो सरकारी कंपनियां हैं तो उसकी मोनोपोली को तोड़ रही हैं। राइट मोदी जी चाहते हैं कि पूरी मोनोपोली हो जाए, टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली हो जाए, अनाज में मोनोपोली हो जाए, और मुट्ठी भर लोग इस देश के मालिक बन जाएं। ये पूरी नीतियां है, जनता देख रही है। जो 63 साल में देश ने कमाया था, वो 7 सालों में मोदी जी चंद लोगों के हाथ में लुटा दे रहे हैं। ये सच्चाई है। आज नहीं कल जनता जागेगी, और जब जनता जागेगी तो हमें लगता है तख्ता पलट कर देती है। क्रांति बहुत सारे देशों में हुई, भारत में भी सरकारें लोगों ने पलटी है। हमें लगता है जिस दिशा में सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन आने वाले दिनों में जनता करेगी। सर एक एक मेरा प्रश्न जाता है, आम आने वाले जो चुनाव हैं, जो कि लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, हर 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 स्टेट्स में अपने अपने लेवल पे हो रहे हैं और महाराष्ट्र में भी आने वाले, क्या ऐसी नीतियों का हम इम्पैक्ट देखेंगे उन चुनावों में? और क्या बहुमत जो है दूसरी पार्टियां ले जाएंगी कंपैरेटिवली, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जो कि ऑब्वियसली स्टेट्स में भी अपनी पकड़ जमाए हुए है? तो ऐसी ऐसी अगर नीतियां, ऐसे विंटर सेशंस की अगर हम बात करें, तो ऐसे में क्या चेंजेस देखने वाले हैं हम कमिंग जो है लोकल बॉडी इलेक्शन देखिए में मैं सर? आपको देखो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में 6 विधान परिषद के चुनाव हुए, जिसमें 5 सीटें ऐसी थी जिसमें 2 पे टीचर वोट डाल रहे थे, और 3 पे जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उन्होंने वोट डाला। ये सभी सीटें पांचों जो टीचर और ग्रेजुएट की थी, ये भारतीय जनता पार्टी हार गई, और 50-50 हजार वोट से हारी। नागपुर जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जिसपे आरएसएस का गढ़ है, बीजेपी की 52 साल से वहां पे कहीं ना कहीं लोग चुन के आते थे, पूना में चुन के आते थे। जब पढ़े लिखे लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को नकारा है, हमें लगता है परिवर्तन लोगों के मन में है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कल तक बीजेपी के साथ खड़ा था, मोदी जी की प्रशंसा कर रहा था, उन्होंने अगर बीजेपी को नकारा है, तो हमें लगता है ये परिवर्तन का एक शुरुआत है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग समझेंगे, परिवर्तन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नवाब मलिक जी, जो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं और मिनिस्टर के तौर पे पद संभाले हुए हैं। इनका कहना है कि इस तरीके से विंटर के सेशन को जो है रद्द करना और बहुत ही सवालिया निशान खड़ा करता है करंट जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ऐसे में एक बहुत ही ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं लोगों के मन में। तो ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से। बहुत बहुत शुक्रिया सर।